वो आग की जो लपटें हैं वो दुनिया भर में फैल सकती हैं। मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात नहीं करूंगा, वो मैं मीडिया पे छोड़ता हूं। तो जो इजरायलीज को ये लोग ऑक्यूपायर्स कहते हैं, एक्चुअली दीज पीपल अटैक्ड इजराइल फर्स्ट। या मारता है हिजबुल्लाह, जो अटैक करता है, जो हैवी वेपनरी, वो आती कहां से है? वो यहां से आती है। दिस इज द सोर्स of the problems of the Middle East. They cut off lines of communication and supply. This Israel क्यों करता है? This is basic military common sense. ऐसा कर दो, दुश्मन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ तुर्की का है। तुर्की ने एक झटके में ईरान को उड़ा दिया, उसने सीरिया को उड़ा दिया, उसने एक शॉट में हिजबुल्लाह को उड़ा दिया, उसने एक शॉट में हमास को उड़ा दिया, उसने सबको उड़ा दिया। मुस्लिम दुनिया में एर्दोगान की थू-थू हो रही है, लेकिन एर्दोगान इज अ वेरी स्मार्ट गाय। ट्रंप ने यह भी बोला कि थोड़ा सा गंदा गेम खेल दिया एर्दोगान ने तुर्की के अंदर। ये जो गाड़ी में बैठा है ना, ये जिसको मीडिया बता रहा है अहमद अल शारा, ये सेम बंदा है। ये सारा का सारा गेम तुर्की का रचा हुआ है। वहां पे इजराइल है। इजराइल ये कह रहा है साहब हम घुस जाएंगे अंदर, 450 स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाई कर लिए फ्रॉम अ मिलिट्री माइंड। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों इस वीडियो को वाइडली शेयर करिए। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में, जिसको भारत में वेस्ट एशिया कहते हैं, वहां पे इतना कलेश हो रहा है। आज उसके पीछे की चेस मैं आपको समझाऊंगा। जियोपॉलिटिक्स एक तरफ और शतरंज एक तरफ। ये तीन खिलाड़ी हैं साहब, ये तीन खिलाड़ी हैं जिन पे गेम हो रहा है, और जो गेम कर रहे हैं वो गेम है क्या? क्यों वो आग की जो लपटें हैं वो दुनिया भर में फैल सकती हैं। मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात नहीं करूंगा, वो मैं मीडिया पे छोड़ता हूं। जो टीवी वाले ना हर शाम को वो ग्राफिक्स में मिसाइल दिखाते हैं कि मिसाइल जा रही है, गिर जाएगी, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, फिर अगले दिन आ जाते हैं टाई वाई पहन के कि बर्बाद हो जाएंगे, फिर तीसरे दिन वो नहीं। लेकिन हाँ, खतरा जरूर है, खतरा आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इजराइल है, सीरिया है, टर्की है, अ वर्ल्ड ऑन फायर। ये आग लगी पड़ी है। ये आग का कारण क्या है? ये आग लगाई किसने? चलिए जानते हैं। अब दोस्तों इसके पहले कि ये स्लाइड समझाऊं, मैं दो बड़ी हेडलाइन आपके सामने लाना चाहता हूं। पहला, नेतन्याहू ये कहता है कि इजरायली ट्रूप्स विल ऑक्यूपाई अ बफर जोन इनसाइड सीरिया फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। 1967 से गोलान हाइट इजराइल ऑक्यूपाई करके बैठा है, क्योंकि सीरिया ने हमला करा था इजराइल के ऊपर 1967 में कि वो इजराइल के ऊपर कब्जा कर ले। इजराइल ने मारा, पीटा, ठोका, और इजराइल ने बोला अच्छा बेटा तुम हमारी जमीन लेना चाह रहे थे, लो हम तुम्हारी जमीन ले लेते हैं। तो जो इजरायलीज को ये लोग ऑक्यूपायर्स कहते हैं, एक्चुअली दीज पीपल अटैक्ड इजराइल फर्स्ट। ये सच्चा इतिहास है, दिस इज द ट्रू हिस्ट्री एनीवे। और दूसरा, इजराइल विल डबल पॉपुलेशन इन गोलान हाइट्स आफ्टर द फॉल ऑफ सीरियाज असद। गोलान हाइट्स की पॉपुलेशन इजराइल कह रहा है हम डबल कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है? इजराइल ने क्यों ये गोलान हाइट्स जो हैं पूरी की पूरी उन्होंने कैप्चर कर ली हैं, और ये जो एरिया देखिए न्यूली सीज्ड बाय इजराइल, ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका है, ये इजराइल ने नया सीज करा है। यानी कि अभी हाल फिलहाल पिछले 10-15 दिन में इजराइल ने एरिया घेर लिया है अंडर इजरायली कंट्रोल सिंस 1967। ये पूरा एरिया जो ग्रे में है दोस्तों, ये पूरा एरिया ये ऑलरेडी इजराइल ऑक्यूपाई कर रहा था, लेकिन ये वाला जो एरिया है जो कि ऑरेंज में है, ये इजराइल ने ऑक्यूपाई नहीं करा था। अब इजराइल और अंदर घुस गया सीरिया के। अब 400 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इनसाइड सीरियन टेरिटरी डिनाई एबिलिटी टू ईरान टू सप्लाई वेपन्स टू हिजबुल्लाह। मैं आपको यह बताता हूं, देखिए ये जो इलाका है ना, ये हम बात करते हैं, जनरली बता रहा हूं आपको। तो ये इलाका इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब लोग बड़ा इजराइल इज एन ऑक्यूपायर, पीपल यू नो ऑल काइंड्स ऑफ नैरेटिव्स आर फ्लोटिंग अराउंड। टुडे आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ इजराइल्स quote unquote occupation. What is the reason behind it? What is the logic behind it? दोस्तों इसके पहले कि हम समझें कि इजराइल ने क्यों वो एरिया ऑक्यूपाई करा, जिसके लिए बड़े लोग परेशान होते हैं कि आपने ये ऑक्यूपाई करा, वो ऑक्यूपाई करा, क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है?
क्या ये सिर्फ जमीन की भूख है? नहीं, दिस इज बेसिक मिलिट्री सेंस। ये बेसिक मिलिट्री सेंस है कि ऐसे ही होता है। ये क्यों मिलिट्री सेंस है मैं आपको बताता हूं। देखिए, द ईरान हिजबुल्ला रूट, ये मैंने नीचे लिखा है ना, इसको समझिए। ईरान और हिजबुल्ला की रूट क्या है? ये तेहरान है। तेहरान जब हथियार भेजता है तो ये तेहरान भेजेगा थ्रू इराक, दे विल एंटर सीरिया, दे विल कम हियर एंड हियर दे विल बी सप्लाइड टू द हिजबुल्ला। समझ गए आप? यानी कि इनकी मजबूरी है ईरान की। अगर हिजबुल्ला को पैसे भिजवाने हैं, अगर हिजबुल्ला को बड़े हथियार, बड़े रॉकेट्स, आपको क्या लगता है जो इजराइल के ऊपर रॉकेट भेजता है या मारता है हिजबुल्ला, जो अटैक करता है, जो हैवी वेपनरी, वो आती कहां से है? वो यहां से आती है। दिस इज द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द मिडिल ईस्ट। तेहरान हथियार भेजता है और ये हथियार यहां से आते हैं, इजराइल के अंदर अटैक होता है। इजराइल ने ये एरिया ऑक्यूपाई करने के बाद ईरान को डिनाई कर दिया। अब ये हिजबुल्ला को हथियार नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्यों है? देखिए, एक बात आप समझिए कि जो भी इजराइल में एक कानून है कि एवरी मेल और फीमेल ऑफ अ सर्टेन एज हैज टू सर्व इन द मिलिट्री, एवरीबडी। ठीक है जी। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट दोज एक्सेप्शंस आर वेरी रेयर। कोई अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वगैरह वगैरह, बट अदरवाइज मोस्टली ऑल ऑफ द पीपल हैव टू सर्व। उनकी थिंकिंग मिलिट्री है। द एम इज नॉट टू ऑक्यूपाई, द एम इज टू डिनाई द एनिमी स्पेस। यू हैव टू अंडरस्टैंड इजराइल्स एक्शंस फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ अ मिलिट्री माइंडसेट, राइट? अगर यहां पे इंडिया होता, इंडिया भी यही काम करता। इंडिया भी एकदम यही काम करता। आपने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काट दी, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई बिटवीन ईरान एंड हिजबुल्ला। ये जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई थी, आपने इसको काट दिया। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, छोटा सा। अब आप बोलेंगे साहब ये क्या लॉजिक है? ये मिलिट्री लॉजिक है। जब पाकिस्तान ने कारगिल के अंदर घुसा था, पाकिस्तान घुसपैठ करी थी और कारगिल की चोटियों को ऑक्यूपाई करा था, जिसके बाद कारगिल की लड़ाई शुरू हुई 1999 में। आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान ने क्यों करा था, पाकिस्तानी आर्मी ने क्यों करा था कारगिल की हाइट्स ऑक्यूपाई? टू कट ऑफ हाईवे 1 अल्फा, टू डिनाई इंडियन आर्मी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई। ठीक है जी, समझ गए आप? यानी कि कारगिल की चोटियों पे बैठी है, नीचे हाईवे 1 अल्फा है। आप बाय ऑब्जर्वेशन यानी कि देख के और बाय फायर यानी कि गोली चला के आप पूरे उस रोड को कंट्रोल कर रहे हैं। आइडिया इज इंडियन आर्मी को यहां से काट दो कि सियाचिन में कोई ना जा पाए। एम वॉज टू टेक सियाचिन, सेकेंडरी एम वॉज कश्मीर, फर्स्ट एम वॉज टू कट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, टू आइसोलेट सियाचिन ग्लेशियर। तो एम ऑफ कारगिल वॉज टू डिनाई लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई। वही इजराइल ने करा है। 1971 में इंडिया ने क्या करा था? ये वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था। इंडिया ने सबसे पहले बोला कि ऊपर से आप एयर रूट्स आपकी हम बंद करते हैं। तो पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान ने बोला भाई वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान जाएगा कैसे? यानी कि इंडिया ने सबसे पहले एयर रूट्स बंद कर दी। फ्लाइट की रूट्स जो थी दोनों हिस्सों के पाकिस्तान के बंद कर दी, क्योंकि बीच में इंडिया आता था। इंडिया ने स्टॉप लगा दिया। स्टॉप लगाने के बाद अब उनको नीचे से आना पड़ा, बिल्कुल श्रीलंका के पार होते हुए, बिल्कुल। एंड दैट वाज वेरी वेरी, जिसको कहते हैं ना कि ट्रबलसम। जो आज की तारीख में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि साहब हम एक बहुत तगड़ी तिजारत करेंगे आपस में और हम चीनी सप्लाई करेंगे। तुम सप्लाई करना, चीनी नमक बन जाएगी जब तक पहुंचेगी, क्योंकि रूट इतना लंबा है। आपको पूरा इंडिया पार करके, पूरा श्रीलंका पार करके आपको वापस इंटरनेशनल वाटर्स में जाना है। वो जो चीनी है, ठीक है, अगर वो 50-60 रुपए किलो की है, वो 500 रुपए किलो की आएगी, क्योंकि आपके ट्रांजिट में इतना पैसा खर्च हो जाएगा। फिर उसमें इंश्योरेंस के रेट्स लगेंगे। 10 चीजें हैं। मैं आपको एक आज के जो चीजें चल रही हैं बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उनका भी एग्जांपल देके बता रहा हूं कि 1971 में भी यही हुआ था। इंडिया ने जब एयर रूट्स काट दी थी, दे कट ऑफ लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई। दिस इजराइल क्यों करता है? दिस इज बेसिक मिलिट्री कॉमन सेंस। इसका और कोई लॉजिक नहीं। दिस इज बेसिक मिलिट्री कॉमन सेंस। ऐसा कर दो, दुश्मन खत्म हो जाएगा।
ठीक है जी। अब दोस्तों इस मैप में आप देखिए, मैंने पूरा इंडिया दिखा रखा है, कंप्लीट इंडिया। क्यों दिखा रखा है? आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, और एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देखिए, आप सब जानते हैं इस्लामिक स्टेट के बारे में, जिसको लोग दाइश भी कहते हैं। सुना है आपने ना? अच्छा, जब दाइश के लिए लोग जाते थे भर्ती होने के लिए, दाइश को ज्वाइन करने के लिए, तो दाइश जो काम करता था वो काम करता था, ज्यादा और भी जगह थी, लेकिन सीरिया में दाइश वॉज वेरी एक्टिव। वही अमेरिकन बॉम्ब कर रहे हैं दिन रात। अभी हाल फिलहाल 48 घंटे पहले भी अमेरिकन ने बॉम्ब करा, फिर एक हफ्ता पहले भी अमेरिकन ने बॉम्ब करा था। जो 75 टारगेट्स हमने आपको बताए थे ना, वो B-2 बॉम्बर्स और पता नहीं क्या क्या, B-52 और F-15 ईगल्स और दुनिया भर के जो भी थे, दे बॉम्ब्ड A-10 वॉरहॉग से, सबके साथ उन्होंने बॉम्बिंग करी थी इस एरिया में, क्योंकि यहां पे आईसिस है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये केरला है। जब केरला से कई मुस्लिम यूथ गए थे ज्वाइन करने के लिए इस्लामिक स्टेट, वो कैसे गए थे आपको पता है? यहां से गए और सबसे पहले गए तुर्की, और तुर्की से आए सीरिया। यह रूट था इन्फिल्ट्रेशन का, और तुर्की इनकरेज भी करता था। तुर्की इनकरेज करता था, ऊपर ऊपर कहता था गलत है, हम कंडेम करते हैं, पकड़ो, जेल में डालो, मारो, पीटो। लेकिन एंड में क्या हुआ कि केरल से यूथ जाते थे टर्की, टर्की से आए सीरिया, और सीरिया में वो इस्लामिक स्टेट के फाइटर बनते थे। और सिर्फ केरल से नहीं, दुनिया भर से जो लोग गए वो थ्रू टर्की आए। पाकिस्तान, टर्की, सीरिया, अफगानिस्तान, टर्की, सीरिया। तो सब लोग टर्की से आते थे और घुसते थे सीरिया के अंदर आईसिस के मेंबर बनने के लिए। दोस्तों, अब एक डर बैठ गया है टर्की के अंदर कि भैया जिस रास्ते ये लोग आ सकते हैं उस रास्ते से वापस भी तो जा सकते हैं। सोचिए, जितने भी इस्लामिक स्टेट के फाइटर हैं यहां पे या फिर इराक के अंदर, उसमें से बहुत बड़ा एक परसेंटेज टर्की से आया है। और ये देखिए साहब, ये टर्की और इराक का बॉर्डर है, और ये टर्की और सीरिया का बॉर्डर है। ये देखिए साहब, और बिल्कुल इसके नीचे आ गया, फिर यहां से अगर आप देख लेंगे, टर्की से नहीं लगता है, लेकिन फिर ये सीरिया है पूरा, ये आ गया आपका लेबनान, और ये आपका इजराइल आ गया। समझ गए आप ज्योग्राफी? अब दोस्तों अगर आप देखिए यहां पे जो लोग हैं, अगर यहां पे प्रेशर पड़ता है, यहां पे अगर प्रेशर पड़ता है, मैं बात कर रहा हूं सीरिया की, भयानक प्रेशर पड़ता है, यहां से इजराइल ठोक रहा है। सिनेरियो देखिए, ईरान अगर इसमें आ जाता है, बाकी सारे लोग इस पूरी की पूरी खिचड़ी में मिल जाते हैं। अगर इन फाइटर्स को भागना होगा तो कहां भागेंगे? ये भागेंगे तुर्की की ओर, और तुर्की ये चीज नहीं चाहता। टर्की डज नॉट वांट दिस। तो टर्की ने दोस्तों एक बहुत बड़ा गेम खेला। ये पूरा का पूरा जो मैटर है, ये 70 से लेकर 80, देखिए इसमें अमेरिकन हैं शामिल, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA शामिल है, अमेरिकन मनी शामिल है, अरबों डॉलर। लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ तुर्की का है। तुर्की ने एक झटके में ईरान को उड़ा दिया, उसने सीरिया को उड़ा दिया, उसने एक शॉट में हिजबुल्लाह को उड़ा दिया, उसने एक शॉट में हमास को उड़ा दिया, उसने सबको उड़ा दिया, सबको। मैं इसलिए यहां पे, ये जॉर्डन नहीं है, बेसिकली आई वांटेड टू से वेस्ट बैंक। तो आप ये जो इलाका है आप उसको वैसे ही समझिएगा, ठीक है ना, इस पूरे एरिया को, यहां पे गाजा पट्टी और ये सब जो भी है, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, ठीक है। इट्स नॉट वेरी प्रिसाइज, जस्ट ब्रॉडली स्पीकिंग। इसने एक शॉट में, टर्की ने सबको आउट कर दिया। मुस्लिम दुनिया में एर्दोगान की थू हो रही है, लेकिन एर्दोगान इज अ वेरी स्मार्ट गाय। एर्दोगान ने करा क्या? एर्दोगान का गेम क्या था? इट इज सच अ ब्यूटिफुल गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स दैट एर्दोगान हैज प्लेड। उसने सबसे पहले लोगों से वो गले मिला, 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, ये सबसे पहले लोगों के गले मिला। फिर धीरे से उन्हीं लोगों की पीठ पे इसने खंजर उतार दिया, राइट। और अब ये अटैक करने वाला है सीरिया को, यानी कि अपने ट्रूप्स मोबिलाइज कर रहा है सीरिया के अंदर एक्शन करने के लिए। चलिए उसके बारे में समझते हैं।
दोस्तों ऐसा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है, एक्सक्लूसिव वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दिया है, यूएस फियर्स मिलिट्री बिल्डअप बाय टर्की सिग्नल्स प्रिपरेशंस फॉर इनकर्जन इनटू सीरिया। यानी कि जो टर्की है वो कह रहा है हम सीरिया के अंदर घुसने वाले हैं या हमला करने वाला है। और ये बात यूएस को पता है। ट्रंप ने ये भी बोला कि थोड़ा सा गंदा गेम खेल दिया एर्दोगान ने तुर्की के अंदर, है ना। ये कोई गेम ठीक नहीं खेला उसने, गंदा गेम खेल दिया। बेसिकली क्या है कि अमेरिका को क्या टीस है, क्या दर्द है। अमेरिका चाहता तो वो गेम खेले, तुर्की ने पहले खेल दिया, उसको पता है। देखिए एर्दोगान, ही नोज वेरी वेल दैट मुस्लिम्स एवरीवेयर विल गेट इमोशनल। उनके इमोशंस के साथ कैसे खेलना है, उनको बेवकूफ कैसे बनाना, ये इसको पता है एर्दोगान को। एर्दोगान ने सबको साफ कर दिया। अब देखिए, यह है इब्राहिम कलीन। ये कौन है? इब्राहिम कलीन जो है ये टर्की की इंटेलिजेंस सर्विसेज का हेड है, उनकी खुफिया एजेंसी का हेड है। और ये गाड़ी में बैठा हुआ है, इसको ड्राइव कर रहा है ये जो बंदा है, ये जो बंदा, इसके बगल ये तो रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है दूसरे बंदे का, ये कार का शीशा है, उस तरफ बैठा है इब्राहिम कलीन। It was a moment preceded days before the arrival in the Syrian capital of Turkey, spy chief इब्राहिम कलीन। तुर्की का स्पाई चीफ, खुफिया इदारे का चीफ इब्राहिम कलीन आता है और इसको ब्लैक सेडान, ये जो गाड़ी है ब्लैक सेडान है, ड्रिवन बाय लीडर ऑफ हयात तहरीर अल शाम अहमद अल शरा, हु वॉर अ सिविलियन ड्रेस। ये अहमद अल शरा है, अहमद अल शरा लीडर ऑफ हयात तहरीर अल शाम। ठीक है, ये पहला फॉरेनर है जो सीरिया आता है, जो आज की तारीख में जिसको सीरिया का लोग हेड मान रहे हैं कि भाई ये भाई हेड है, ये भाई जो है ये HTS का हेड है, यानी कि हयात तहरीर अल शाम का हेड है, ये इसका ड्राइवर बना हुआ है। इसका मतलब सारा का सारा गेम तुर्की का रचा हुआ है। ये गया और उमैयद मॉस्क में इसने प्रे करा, नमाज अदा करी, और फर्स्ट फॉरेन डिग्निटरी टू विजिट द न्यू सीरियन लीडरशिप। ठीक है जी। अब अहमद अल शारा, ये आपको नया नाम लग रहा है, आप ये कह रहे हैं अहमद अल शारा कौन है? आप तो मेजर साहब कोई और स्टोरी सुना रहे थे 3-4 दिन पहले, आपने तो कोई और स्टोरी सुनाई थी, आपने इसके बारे में तो बताया नहीं अहमद अल शारा। ये दोस्तों तुर्की का गेम मैं एक्सपोज करता हूं अभी, ये देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, अहमद अल शारा इज अबू मोहम्मद अल जुलानी। ये स्टोरी, एक बंदे के दो नाम। ये जो गाड़ी में बैठा है ना, ये जिसको मीडिया बता रहा है अहमद अल शारा, ये सेम बंदा है। ये दोस्तों वही बंदा है जो मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था, अबू मोहम्मद अल जुलानी। तो ये तुर्की के इस आदमी के 2 नाम हैं, ये कभी अहमद के नाम से जाता है, कभी जुलानी के नाम से जाता है, बट इट इज द सेम पर्सन। यही है जो इसको ड्राइव कर रहा है इस गाड़ी के अंदर। सारा का सारा गेम तुर्की का रचा हुआ है। वहां पे इजराइल है, इजराइल ये कह रहा है साहब हम घुस जाएंगे अंदर, 450 स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाई कर लिए फ्रॉम अ मिलिट्री माइंड। आइडिया क्या है? टू स्टेबलाइज इजराइल, राइट, स्पेशली नॉर्दर्न इजराइल, जो कि सदर्न लेबनन ने वहां पे हिजबुल्लाह ने अटैक कर रखा है, राइट। अभी तो आपने कमर तोड़ दी हमास की, हिजबुल्लाह की, लेकिन अगर कल फिर ये लोग रीग्रुप हो गए ईरान के पैसे से, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर ये लोग 7 अक्टूबर करेंगे, फिर जाके वहां पे औरतों बच्चों को मारेंगे, फिर बेगुनाहों का कत्ल करेंगे, खून बहाएंगे, फिर वहां पे मर्डर और रेप होगा। सबसे बड़ी बात, घुस जाओ सीरिया के अंदर, गोलान हाइट्स, उसके आगे 450 स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाई कर दो, सारे रूट ऑक्यूपाई कर दो, टैंक लगा दो, फेंस लगा दो, इन्फेंट्री लगा दो, आर्टिलरी लगा दो, सब कुछ लगा दो, हवाई जहाज वहां पे खड़े कर दो कि ईरान अंदर सामान भेज ही ना पाए। ग्रैंड आइडिया, चोक हिजबुल्लाह। ठीक है जी, वो इजराइल का प्लान। तुर्की का प्लान, ठीक है, भगा दिया आपने बशार अल असद को। बशार अल असद बैठा है रशिया में, अरबों डॉलर लेके फुर, वो बैठा है वहां पे खुशी खुशी। अब कौन आएगा इसके अंदर? वही आएगा ना जो कॉन्करर है, जो विजेता है, जिसने जीता। वो कौन है? अहमद अल शारा, अबू मोहम्मद अल गुलानी, सेम बंदे हैं। यही तो लेकर आया था HTS को। HTS का हेड तो यही है, राइट। और इसको टर्की कैसे कंट्रोल करता है, ये देखिए, टर्की के स्पाई चीफ का ये ड्राइवर बन रखा है। ये है स्टोरी दोस्तों। कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आए तो उस वीडियो को वाइडली शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।